जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में किसमें मिलता है? लौह का इसमें पूछा है। लौह याद रखना, लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, लोहे का साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस्क एवं कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया था। विकल्प सी सही है। तो एक पॉइंट ये याद रखना, यजुर्वेद को लोहे के लिए किस नाम से प्रयुक्त किया गया? श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क। श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क को यजुर्वेद में लोहे को कहते हैं। ये पॉइंट 2 याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह, पॉइंट को याद रखना, विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? अगर विवाह समारोह आ जाए तो कौन सा प्रकाश डालता है? तो वो डालता है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त ऋग्वेद का 10वें मंडल में है और ये विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। और 10वें मंडल में एक है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त भी 10वें मंडल में। इसमें किसका प्रयोग किया गया? इसमें 4 वर्णों का, पहली बार 4 वर्णों का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये भी पॉइंट याद रखना। अगर विवाह समारोह आ जाए तो हमें सूर्य सूक्त पर आंसर लगाना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या से बिल्कुल सही समझ में आएगा हमारे। तो व्याख्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त में विवाह समारोह का वर्णन मिलता है अतः विकल्प ए सही है। पुरुष सूक्त का प्रथम स्रोत माना जाता है। पुरुष सूक्त को प्रथम स्रोत माना जाता है जिसमें चारों वर्णों यानी कि 4 वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। अगला है, दान स्तुति में संरक्षण का द्वारा उपहार। दान स्तुति को याद रखना, इसमें संरक्षण द्वारा उपहार देने का उल्लेख है। अगला है, उर्ण सूत्र। उर्ण सूत्र में आर्यन द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ऊनी वस्त्रों का उल्लेख है उर्ण सूत्र में। ये भी पॉइंट हमें याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कथन से और उससे है, कथन से और उससे। तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे। आरंभिक आर्य जो पशुचारी थे, एकदम ये तो बात एकदम सही है कि जो आरंभिक आर्य थे वो पशु पालन पर ही निर्भर थे। ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आरंभिक आर्य जो थे उन्होंने कोई राज्य की स्थापना नहीं की जो राज्य से उसकी तुलना की जा सके। अगला है, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, न कि विशेष क्षेत्र पर। तो ये भी कथन हमारा सही है, क्योंकि इसमें कोई क्षेत्र पर शासन नहीं करता था, लोगों पर शासन करते थे और उनकी रक्षा करते थे। इसमें कूट देख लेते हैं तो हमारे दोनों सही हैं। तो दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो व्याख्या में आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या इसकी कि आरंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। पॉइंट याद रखने योग्य है। कृषि का स्थान गौड़ था, यानी कि कृषि बाद में थी, पहले पशुचारण थी। अगला है, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार। पर जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र यानी कि जनपद या राज्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है। आरंभिक आर्य कबीले के अंग थे। आरंभिक आर्य क्या थे? कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। तो कथन फर्स्ट सत्य है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन कबीले के प्रधान द्वारा चलता था। वहीं युद्ध का सफल नेतृत्व करता था वह राजन अथवा राजा कहलाता था। ऋग्वेद काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था।
राजा एक प्रकार का सरदार होता था जिसके पास असीमित अधिकार नहीं थे। राजा एक प्रकार से क्या होता था, सरदार होता था जिसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, यानी कि सीमित थे। उसे कबायली उसे कबायली संगठनों के सलाह लेनी पड़ती थी। जो कबायली में जो संगठन थे उनसे सलाह लेनी पड़ती थी। अतः कथन सेकंड सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान। आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए थे। अगला है, प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। तो ये कथन होगा, ये होगा। तो इसमें देख रहे हैं क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है आर्य सांस्कृतिक उपादान। आर्य सांस्कृतिक उपादान ये वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग थे। ये इसका ये आंसर होगा। क्या थे? आर्य सांस्कृतिक, वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग थे। और नीचे वाला है, प्राक आर्य जातीय उपादान। इसमें जाति की बात की गई है, तो प्राक आर्य जातीय उपादान ये द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए थे। किससे आए थे? द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए थे। तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, ना तो 1 और ना ही 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त कथन सही नहीं है। व्याख्या में, आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति से आए हैं। और प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग हैं। तो ये सही हो जाएगा इसका। याद रखना, प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग हैं। ये हमें पॉइंट याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारतीय संस्कृतियों के उद्भव, यानी कि कैसे इनका उद्भव हुआ था। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी के घाटी में हुआ था। सिंधु नदी की घाटी में, एकदम सही है प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी भी सभ्यता कहते हैं और सिंधु नदी की घाटी में ही इसका उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न, वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा घाटी नदी में हुआ था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? वैदिक संस्कृति का विकास किस में हुआ था? इसका उद्भव पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था। और वैदिकोत्तर मतलब वैदिक के उत्तर काल में इसके संस्कृति का विकास मध्य गंगा घाटी में हुआ था। किसमें हुआ था? मध्य गंगा घाटी में हुआ था। तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा केवल एक ऑप्शन राइट है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी। तो चलिए इसके कथन देख लेते हैं। एक कथन सही है तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं और इस प्रश्न को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। इसकी व्याख्या है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ था, अतः कथन एक सही है। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब में हुआ था, जबकि विकास पश्चिमी गंगा घाटी में, अतः विकल्प 2 गलत है। उत्तर वैदिक संस्कृति जो मूलतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फली फूली थी, अतः कथन 3 भी गलत है। तो इसको याद रखना, उत्तर वैदिक संस्कृति लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी और ये मध्य गंगा घाटी में फली फूली थी। और वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। ये पॉइंट याद रखने योग्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आर्यों के संदर्भ में। ये भी प्रश्न आर्यों के संदर्भ में। तो चलिए इसे देखते हैं। इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। इनका मूल निवास स्थान यूरेशिया था, यानी कि मध्य एशिया था और आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही होगा। अगला, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आर्यों का मूल व्यवसाय क्या था? कृषि नहीं था, पशुचारण था। क्या था? पशुचारण था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। तो ये हमारा गलत होगा, याद रखना ये पॉइंट। अगला,
घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। तो ये भी कथन सही है कि घोड़ा इनका महत्वपूर्ण एक पशु था और ये इनसे युद्ध में और दूर दूर जाने में इनसे कार्य करते थे। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन सी राइट होगा, 1 और 3 सही है। इसकी व्याख्या और पढ़ लेते हैं, एकदम प्रश्न समझ में आएगा हमारे आराम से। व्याख्या है, आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए। कहाँ से? मध्य एशिया से भारत की ओर आए। इनका मूल निवास स्थान आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया में था। यह बात आनुवांशिक आधार पर सिद्ध हो चुकी है, अतः कथन 1 सही है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। क्या था? पशुचारण। कृषि का स्थान गौड़ था, अतः कथन 2 गलत होगा। आर्य लोगों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। घोड़े की तेज गति के कारण आर्य अलग अलग दिशाओं में फैले थे, अतः कथन 3 सही है। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के संबंध में। तो ऋग्वेद के संबंध में प्रश्न, यह सबसे पहला वेद है। तो एकदम सही है कि ऋग्वेद तो सबसे पहला है, ये तो सभी को पता है। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। सबसे बाद में मतलब नवीनतम है, तो ये भी कथन सही है। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है और दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। तो ये भी कथन सही है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ से मिलती हैं। हमारे इसमें तीनों कथन सही है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और व्याख्या से प्रश्न हमारा फिर से एक बार समझ में आ जाएगा पूरा। प्रश्न है, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो देखते हैं, ऋग्वेद सबसे पहला और प्राचीनतम ग्रंथ है। भारत में आर्यों की जानकारी इसी से मिलती है। इसमें आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है। कितनी बार? 36 बार। आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल या भाग हैं। कितने मंडल? 10 मंडल या भाग हैं, जिसमें से मंडल 2 और 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अगला है, अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये भी पॉइंट याद रखना है, अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम समान है। दोनों वर्गों के देवी देवताओं के नाम समान है, तो इसलिए तीसरा भी कथन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। सरस्वती आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। सरस्वती आर्यों की प्रमुख नदी नहीं थी। आर्यों की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो ये थी सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु। याद रखना, आर्यों की प्रमुख नदी सिंधु थी, इसलिए इसे नदीतमा कहा गया है। हाँ, सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? नदीतमा। सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहते थे, लेकिन इनकी प्रमुख नदी सिंधु थी, तो इसलिए ये कथन हमारा गलत होगा। कथन दूसरा, आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश ही था। आर्यों में शवदाह प्रथा का प्रचलन था। तो ये भी कथन सही है। आर्यों में शवदाह का प्रथा का प्रचलन था। याद रखना, शवदाह प्रथा का प्रचलन आर्यों में भी था। तो इसके कथन देख लेते हैं। 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। केवल 2 और 3 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं, पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा हमारे। व्याख्या है, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी? सिंधु। ऋग्वेद में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का नाम उल्लिखित है। सरस्वती उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी कौन सी? सरस्वती। इसे नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। किसे? सरस्वती नदी को। अगला है, आर्य लोगों ने जहाँ पहले निवास किया वह प्रदेश सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किससे? सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी पड़ता था, अतः कथन 2 भी सही है हमारा। आर्यों की शवदाह प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य मध्य एशिया में दक्षिण तजाकिस्तान, पाकिस्तान की स्वात घाटी,
पराग क्षेत्र और गोमल यानी कि गोमती घाटी में भी लगभग 1500 ईसा पूर्व के मिलते हैं, अतः कथन 3 भी सही है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों का नाम का उल्लेखित मिलता है? आर्यों के नाम का उल्लेखित मिलता है किस अभिलेख में? आर्यों के नाम, तो आर्यों के नाम हिट्टाइट, कस्साइट और मितन्नी। हिट्टाइट, कस्साइट और मितन्नी, इन तीनों में आर्यों के नामों का उल्लेख मिलता है, अर्थात विकल्प डी हमारा सही होगा। इसकी वो पढ़ते हैं व्याख्या। आर्य नाम का उल्लेख अनातोलिया यानी कि तुर्की में 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व के हिट्टाइट अभिलेख में और इराक में 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेख में तथा सीरिया के मितन्नी अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक संस्कृति के संबंध में दोस्तों एक बात याद रखना, अगर असत्य कथन पूछा जाए तो मैं उस पर विशेष गौर देना है। असत्य कथन पूछा हुआ है इसमें, तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, तो ये तो सही बात है कि इंद्र को पुरंदर ऋग्वेद में ही कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया गया है। दस्यु याद रखना, दस्यु शब्द आया है और डाकुओं को आया है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। दस्यु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ के व्यक्तियों के लिए किया गया है, जन के लिए। किसके लिए कहा गया है दस्यु शब्द? यहाँ के मूल निवासियों के लिए, यहाँ के जो लोग थे उनके लिए कहा गया है। यहाँ के जो मूल लोग थे उनके लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और हमसे असत्य कथन पूछा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा इसमें। ठीक है, याद रखना। अगला कथन पढ़ते हैं। आर्यों की पश्चिम एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्वचालित रथ थे। अश्वचालित रथ थे, तो एकदम सही बात है। अश्वचालित रथ खूब तेज दौड़ते थे, जिससे वे जल्दी से विजय प्राप्त करते थे। अगली पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समूह था। पंचजन से याद रखना 5 कबीलों का समूह था, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या है, ऋग्वेद में दस्यु यहाँ के मूल निवासियों, देख लो यहाँ आ गया, दस्यु यहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता था। आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। दस्यु लोग लिंग पूजा करते थे, अतः कथन भी असत्य है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे, इसलिए कथन ए सत्य। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं और हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, यानी कि 11वें नंबर प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।